नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2021, भारत का आम बजट 2021 प्रस्तुत कर दिया है। यूपीएससी अन्य राज्य की जो जैसे राजस्थान की आरपीएससी है, ऐसे जो अन्य राज्यों की पीएससी हैं, वो उनके जो विद्यार्थी हैं वो और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी और करंट इश्यूज के हिसाब से अगर देखें तो वनडे के एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं देश के समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास एक रामबाण औषधि सिद्ध होने वाली है। क्योंकि आज हम देश के आम बजट की एक समरी जो है वो हम बना करके लाए हैं। उसमें से मोटी मोटी चीज जो है मैन जो काम की बातें हैं वो बिंदु हम आपके लिए छांट करके लाए हैं। सारी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा, लास्ट में ग्राफिक्स के हिसाब से भी समझाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरी क्लास को बड़े ध्यान से आपको देखना है। अभी आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस क्लास को देखते जाइए। इस क्लास के बाद ये जो क्लास जो है ये पीडीएफ के रूप में आपको मैं दे दूंगा, और ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नगर, उस एग्जाम नगर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये क्लास, हमारी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ एक बार सुनते जाइए, समझते जाइए, प्रत्येक बिंदु को समझिए कि आम बजट 2021 में क्या कुछ प्रावधान हुए हैं, देश में क्या कुछ नया हो रहा है, इसे आपको समझना है। सरकार का नया क्या विजन है, इसे आपको समझना है। इससे पहले अपन आगे बढ़े, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन तमाम अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़ दीजिए। अभी शेयर करके उन्हें जोड़ दीजिए। मैक्सिमम जो ग्रुप्स हैं आपके फेसबुक के, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, उन सब के अंदर शेयर कर दीजिए। इसको अभी शेयर कर दीजिए और शेयर करके अपने तमाम दोस्तों को जोड़ दीजिए। उसके बाद अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आपके किसी भी प्रकार के जो सवाल होंगे वो मुझे लिख भेजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आपके लिए बना है और आपकी मदद करने के लिए ही है। उसी के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मैं आपके साथ आपको दूंगा। तो आपको कुछ भी चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा 6:15 बजे वाला जो शो है वो रोजाना जारी रहेगा। चाय के कप वाला शो वो आपको मिलेगा, उसको आपको रोजाना पढ़ना है। और आम बजट भी आज मैं आपके लिए विशेष तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा है आम बजट 2021। इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उधर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, भारत देश के अंदर महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का जो है रूप माना जाता है। तो हमारे देश की वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया। वो पीली साड़ी के अंदर आई थी, यानी साक्षात लक्ष्मी जी के रूप के अंदर। और जो है बही खाते जो होते हैं हमारे देश में, वो एक तरीके से उनका जो कवर है या उनका जो बैग उस समय होता था वो लाल रंग का होता था। तो ये जो बजट है वो बजट लाल कपड़े में ही प्रस्तुत किया गया है। आपने खुद ने देख लिया होगा, फोटोज को आप देख लें। और इसके बाद मोली जो है, जो धागा जो होता है वो इसके ऊपर से बंधा हुआ है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक एक परंपरा है, देश की जो पुराने समय से चली आ रही एक परंपरा है जो देश की संस्कृति को जीवित करती है। तो ये जो है अभी अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो स्लाइड है उसे देखिए। सबसे पहली स्लाइड है कि यूनियन बजट 2020-21 की हाइलाइट्स, ये हमने इसमें लिखा है। देखिए, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरी बार संसद में केंद्रीय बजट 2020 पेश किया है। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि केंद्रीय बजट क्या है, तो कुछ भी आपको सोचना नहीं है। केंद्रीय बजट की बात करता है तो देखिए, केंद्रीय बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, और जिसमें सतत विकास और विकास के लिए, यानी कि लगातार विकास और विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को शुरू करने के लिए प्रस्तुत आय और व्यय का आकलन किया जाता है। भारत के आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी इन्होंने जो है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमारे देश के जो आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका नाम क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे देश के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। उनके द्वारा 31 जनवरी 2020 को आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जारी कर दिया गया। मैंने आपको बताया था आर्थिक सर्वेक्षण जारी कर दिया गया, उसकी पीडीएफ से आप पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद देखिए कि हम संसद में आज दिए जाने वाले केंद्रीय बजट 2021 का अपडेट्स और की हाइलाइट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको प्रत्येक बात बताएंगे, सारी बात समझाएंगे। केंद्रीय बजट विषय एस्पिरेशन इंडिया में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, कल्याण, पानी
और स्वच्छता शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम और योजनाओं को शामिल किया गया है। आइए अपन प्रत्येक बिंदु को देखते हैं। उससे पहले एक बार आपको यह भी देखना है कि अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है वो यहाँ लिखा हुआ है कि टेलीग्राम का चैनल, उसके ऊपर आपको तमाम प्रकार की स्टडी मटेरियल मिलेगी। और एग्जाम नगर आपको देखना, देखिए लास्ट के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर $RR लगाया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि टेलीग्राम के ऊपर जब आप जाएंगे तो एग्जाम नगर जब आप सर्च करेंगे तो अपना टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। इसी को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अन्य प्रकार के किसी भी टेलीग्राम चैनल जो अपने नाम से बनाए गए हैं उनको आपको किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करना है। कई टेलीग्राम चैनल अपने नाम से और भी बना दिए गए हैं, तो उनके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आप जब YouTube के ऊपर जाएंगे तो तमाम प्रकार की क्लासें जो लगातार मैं लेता रहता हूं वो आपको मिलेंगी, और वो भी आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम नगर के ऊपर ही मिलेंगी। तो इसमें भी एग्जाम नगर में आपको एक जो है लोगो जो है अपना वो एक गोले के अंदर है, उसमें एग्जाम नगर लिखा हुआ है, एग्जाम अंग्रेजी में है, हिंदी में नगर लिखा हुआ है, और मेरी क्लासें आपको मिली जाएंगी। लिंक आपको टेलीग्राम से ही मिल जाएंगे, उसी को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ टेलीग्राम पर भी 2-3 चैनल अपने नाम से बना दिए गए हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगली बात है कि निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 2 बार बजट पेश किया, और वो भी कैसे, लगातार। तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला, लगातार पेश करने वाली पहली महिला बन गई है। और अलग अलग की बात करें तो दूसरी है, पहले नंबर पे इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने एक बार बजट पेश किया था, उनसे पहले इंदिरा गांधी ने एक बार फरवरी 1970 में बजट पेश किया था, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि जीएसटी को बनाने वाले आज हमारे साथ नहीं है। मैं अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि देती हूं। देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी सरकार ने एक देश एक टैक्स नियम लागू किया था का फैसला किया था। जीएसटी का कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और हाल ही में इसने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। देखिए जीएसटी जब लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अरुण जेटली जी के समय में लागू हुआ था 1 जुलाई को। उस समय जो है उससे पहले देश के विभिन्न राज्य अपने अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते थे, स्टेट सेंटर अपने अलग अलग प्रकार के टैक्स लेता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो जीएसटी में जो है एक ही प्रकार का टैक्स रखा गया। इसके 3 पार्ट रखे गए थे। एक पार्ट रखा गया था सीजीएसटी, दूसरा रखा गया था अपना जो मेन जीएसटी है वो, और तीसरा रखा गया था इसका एसजीएसटी। यानी एक तो आईजीएसटी यानी कि इंटरनेशनल जीएसटी, और एक अपना सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, और एक रखा गया था एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। तो इसमें 3 प्रकार के प्रावधान है, और इसके अंदर अलग अलग जीएसटी की सारी बातें आप सबने पढ़ी ली होंगी, तो उसमें आपको सोचना नहीं है। तो ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी में कलेक्शन जो है जीएसटी का वो सेंटर करता है, और सेंटर करने के बाद वो स्टेट्स को इसका जो बंटवारा है आपस में वो उनको पहुंचा देता है। तो जीएसटी में आज वित्त मंत्री ने नया एक आंकड़ा बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी इतना टैक्स हमारे देश की सरकार के पास पहुंच गया है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। तो इसके बिंदुओं में हमारे सामने सबसे पहला है कि टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है और मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। देखिए टैक्स स्लैब को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि अब 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए आपको ये देखना है कि 5 लाख से नीचे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। आपको समझना है इस बात को। अगर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए की आपकी वार्षिक कमाई है तो आपको अपनी कमाई का 10% भारत की सरकार को देना पड़ेगा। और ये जब आप आईटीआर भरते हैं उस आईटीआर के समय आप सरकार को जमा करा देते हैं। उसके बाद सरकार ने कहा कि अगर 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आपकी कमाई है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। सरकार ने यह भी कहा है कि 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की अगर कमाई है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी कमाई का 20% हिस्सा हमारी सरकार को देना पड़ेगा। अगला है कि अगर आपकी कमाई 12.5 लाख रुपए तक की कमाई है, 15 लाख रुपए तक की कमाई है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आपको दिमाग के अंदर रखनी है। 25% टैक्स की स्लेब है आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कितना कितना जो पैसा होगा उसके ऊपर हमें कितना कितना प्रतिशत टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर आपको 10%, यानी 10, 15, 20 और 25, 5% का तो फर्क है। तो आपको ये देखना है। ठीक है। दूसरी बात है कि 2.5 लाख रुपए के ऊपर जाकर के नई स्लेब चेंज हो जाती है। यानी 5 में 2.5 जोड़े तो 7.5 लाख रुपए में कितना परसेंट देंगे? 10%। देखिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है।
5 से 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर 10%, और 7.5 से 10 पर 15%, फिर उसमें 2.5 जोड़ दिए तो 10 से 12.5 तक 20%, फिर 2.5 जोड़े तो उसमें 25%। ये आपको इस स्लैब के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात है कि सरकार ने LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर लिया है, और उसे आज वित्त मंत्री ने इस बात को संसद में कह दिया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, LIC भारत सरकार की कंपनी है, और LIC के अंदर भारत सरकार की हिस्सेदारी है, और बाकी इसमें जो है वो बॉन्डिंग के तहत इसमें कुछ जो है पहले से ही इसमें आम अन्य लोगों का भी इसके अंदर पैसा था। तो सरकार की जो इसके अंदर हिस्सेदारी है, सरकार उसे बेचने की फैसला कर चुकी है। तो सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं, निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है, ये घोषणा की है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब फिलहाल में कौन से वित्त आयोग की रिपोर्ट दे दी गई है, तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दे दी गई है। तो आपको इस सवाल को भी देख लेना। अगला है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 2020-21 के लिए GDP का अनुमान 10% का है। मैंने आपको कल ही कहा था कि IMF ने जो है 2.5 के अंकों में लगभग 11.5% आंकड़े की बात जो है IMF ने हमारे देश के लिए घोषणा की है कि हिंदुस्तान की GDP जो है वो इतनी जाएगी। और मैंने आपको बताया था बांग्लादेश की GDP आज सुबह वाली क्लास में बताई थी कि 0.5% रह गई है, उनकी 8.4% थी पहली, और वो गिर करके कोरोना के कारण बहुत कमर टूटी है, देशों की GDP आराम गिर गई है। GDP क्या होती है मैंने आपको सुबह ही समझा दिया था कि GDP के बारे में जो ये क्या होती है, क्या ऐसे इसका निकाला जाता है, कैसे फॉर्मूला होता है, सुबह मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। आपको इसमें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। आप कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखेंगे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगला है, उन्होंने कहा कि GDP का अनुमान 10% का है। इस वित्तीय वर्ष में खर्च का अनुमान 26 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और खर्च का अनुमान 26 लाख करोड़ रुपए का है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसे आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगला बिंदु है कि बजट 2020-21 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर ये बनाने का प्रावधान पेश कर दिया गया है, जिसके तहत देश में कुछ आइकॉनिक म्यूजियम बनाए जाएंगे, जिसमें मेरठ जिले का हस्तिनापुर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर बनाया जाएगा, जिसके अंदर आइकॉनिक म्यूजियम बनाए जाएंगे, जिसमें मेरठ जिले का हस्तिनापुर, सबसे पहले मेरठ जिले का हस्तिनापुर, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावेरी, गुजरात, तमिलनाडु के आदि चलुन गांव भी शामिल हैं। देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बजट आया है, ये बजट विशेष तौर पे उन राज्यों को भी ज्यादा महत्व दे रहा है जिन राज्यों के अंदर अभी हाल ही में चुनाव होने हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश को यहाँ खूब जो है महत्व दिया जा रहा है, गुजरात को दिया जा रहा है, तमिलनाडु को दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है, ऐतिहासिक धरोहरों के लिए 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक धरोहरों के लिए 3000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, और बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपए का जो है ये घोषणा की गई है, और 3000 करोड़ की ऐतिहासिक धरोहरों के लिए की गई है, आपको देखना है। अगला है, IDBI बैंक की शेष पूंजी को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया कि बैंकों में लोगों की जमा 5 लाख रुपए तक की राशि अब सुरक्षित रहेगी। पहले यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए तक की थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे देख लेना है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे लिख भेजें। अगला देखिए, अगला इसके अंदर प्रस्ताव रखा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बनाया जाएगा, यानी निर्माण का हब बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ कि इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाई जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, का गठन किया जाएगा, जिसके जरिए इन्वेस्ट करने वालों की मदद की जाएगी। अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने का टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से नई स्कीम का ऐलान किया गया। इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाए जाने की योजना चलाई जाएगी। मैंने आपको पहले कहा था 1990-91 में देश में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए, तो उस समय इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा, एक्सपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था कि एक्सपोर्ट जब करेंगे तो देश के अंदर जो है बाहर से पैसा आएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ हुई है कि देश में 100 हवाई अड्डे और बनाए जाएंगे, यानी हम इस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार यहाँ लेकर के आ रही है, 100 हवाई अड्डे बनाए जाने का।
देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। 6000 किलोमीटर वाले हाईवे को मोनेटाइज किया जाएगा। देश में 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। बहुत ही सरल सा सवाल यहां बनेगा कि बताइए, देश में 100 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है 2024 तक सरकार जो है नए हवाई अड्डे बनाए जाने की बात यहां कर रही है। यानी सरकार, जब तक ये मोदी सरकार रहेगी तब तक के लिए इन्होंने कहा है कि हम 100 हवाई अड्डे यहां बना देंगे। 24,000 किलोमीटर ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा, बिजली वाली ट्रेन, समझ रहे हैं? जहां विद्युत से जो है जो ट्रेनें चलेंगी वो, उसमें 24,000 किलोमीटर ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी सरकार यहाँ इन्वेस्ट के ऊपर खूब ध्यान दे रही है। ये ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है जिसमें सरकार खूब ध्यान दे रही है। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाने की बात सरकार ने कही है। उसके बाद मॉडर्न रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन, लॉजिस्टिक सेंटर बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। यह जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा। इस मार्ग को असम तक बढ़ाए जाने की योजना है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लड़कियों के मातृत्व की आयु के लिए टास्क फोर्स करेगी रिपोर्ट तैयार। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपकी जानने वाला, प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को जानने वाला ये एक मामला जो है देश में एक बिल्कुल नया बिंदु है, आपको इसी को समझना है। ये इसमें कहते हैं कि हमारे देश में एक तो ये है कि भाई प्रत्येक जो बालिका है उसकी शादी की उम्र जो है वो पहले से ही फिक्स की हुई है, लेकिन अब उनकी मातृत्व की आयु भी फिक्स करने के ऊपर सरकार विचार कर रही है कि उन्हें मां बनने का अधिकार कब मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर भी सरकार जो है वो विचार कर रही है और उसने टास्क जो फोर्स की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार जो है, उनकी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। तो एक बार अपन इस बिंदु को देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु है 1 लाख ग्राम पंचायतों को इस साल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। भारत नेट योजना पहले से चली हुई है, आप सब जानते हैं। ये जो भारत नेट योजना है इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री ने सभी गांवों को इसमें धीरे धीरे जो है ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने की जो योजना जो पहले से चल रही है, और इसी के तहत सरकार ने अब नया एक टारगेट दिया है और वो नया टारगेट है 1 लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा और 6,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा आएगा। ये सरकार ने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए ऐलान कर दिया है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को काफी समर्थन मिला। इस योजना के जरिए बाल अनुपात में बड़ा अंतर देखने को मिला। 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन की जानकारी दी जाएगी। 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए घोषणा है कि लगभग 6 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और उनको स्मार्टफोन सरकार अपनी तरफ से देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिस बिंदु पर अपन पहले बात कर रहे थे, अब उस बिंदु को एक बार अपन देखते हैं कि महिलाओं की शादी की उम्र की तरह ही लड़कियों के मातृत्व की आयु के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इतना सब होने के बाद भी देखा गया है कि छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है और उसके बाद वो माँ बन जाती हैं। तो सरकार ये चाहती है कि वो इस तरह की जो लड़कियां हैं जो बहुत जल्दी कम उम्र में माँ बन जाती हैं, उनमें पोषण की भी कमी रहती है और उनसे पैदा होने वाले जो बच्चा होता है, बालक जो होता है, उसमें भी पोषण की कमी रहती है। अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं। जच्चा बच्चा देखा गया है कि बार बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार की मृत्यु को रोकथाम करने के लिए सही तरीके से उचित पोषण हो, जागरूकता हो, इन सब चीजों को सरकार देखते हुए एक सामाजिकरण की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए सरकार इस तरह का एक जो है टास्क फोर्स का गठन कर रही है। ये भविष्य के गर्भ में है। 6 महीने के बाद पता चलेगा कि टास्क फोर्स की जो कमेटी है वो क्या रिपोर्ट देती है और क्या इसमें होगा, वो बात की बात है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है शिक्षा के सुधार के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज योजना। देखिए, राजस्थान तो इस मामले में सबसे अग्रिम, आप चाहे यूं समझ लें कि सबसे अग्रिम हो गया, क्योंकि इस बार कोरोना काल में भी राजस्थान को 15 मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली थी। ये आपको प्रत्येक आदमी को ध्यान होगा। यानी लगभग राजस्थान के प्रत्येक जिले में ही एक मेडिकल कॉलेज खोलने की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। तो ये आज के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको इस बात को देखना है। सरकार ने कहा है कि सरकार की ओर से जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी। देश में ऑनलाइन डिग्री के लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे, यानी ऑनलाइन बच्चे कोर्स कर लेंगे और उन्हें डिग्री मिलेगी। इस तरह की योजना सरकार लेकर के आ रही है। नई शिक्षा नीति के ऊपर बहुत बहस हुई थी, मैंने सुबह बताया था, कल की क्लास में भी समझाया था। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना होगी।
अभी फिलहाल तो देखिए इनके लिए अभी तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ढंग से डेवलप नहीं किया जा सकता है, उनकी बिल्डिंग ढंग से नहीं बनाई जा सकती अभी शुरुआत के अंदर, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च आने वाला है। तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि जिस भी जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है, वहां का जो सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल होता है, जिला मुख्यालय का जो अस्पताल होता है, उसी के अंदर एक बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जा रही है, उसी में उसको प्राइमरी तौर पे खोला जा रहा है। धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं जो है वो करी जाएंगी। तो यहाँ इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिला मेडिकल में अब जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना होगी। लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी, इंटर्नशिप वहीं करवा दी जाएगी। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। विश्व के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। आगे देखिए, भारत के छात्रों को भी एशिया अफ्रीका देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा कौन से बजट में हुई, तो आपको ध्यान रखना है 2021 के बजट में ये खोले जाने की घोषणा हुई। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। फिट इंडिया जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना, जो इसमें जो वो लोग शामिल हैं जो एक सरकार ने अपने स्तर पे लोगों को जो आर्थिक रूप से जो समर्थ नहीं है, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की थी। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना को ही बदल करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल ही नई योजना लॉन्च की है। तो उन्होंने योजना आयुष्मान भारत योजना ही है, उन्होंने जो है इसके अंदर स्टेट में कुछ और लोगों को जोड़ा है जो इसके पात्र थे, बल्कि केंद्र सरकार की सूची में वो पात्र नहीं थे। तो इसमें अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि T2 और T3 शहरों के अंदर मदद पहुंचाई जा सके। इसके लिए PPP मॉडल की मदद ली जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद ली जाएगी, जिसमें 2 फेज में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का भी विस्तार किया जाएगा। अगला बिंदु देखिए, मेडिकल डिवाइसेस पर जो भी टैक्स मिलता है, देखिए मेडिकल के जो डिवाइसेस हैं उन पर सरकार को जो टैक्स मिलेगा, CGST जो मिलेगी, SGST जो मिलेगी, SGST जो मिलेगी, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यानी कोरोना के कारण जो है इस प्रकार का ये फैसला लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि जो है इनसे जो भी टैक्स मिलेगा उसे मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ाने के लिए काम में लेंगे, यानी देश में अन्य किसी चीज के काम में नहीं लेंगे, ताकि कोरोना जैसी भयंकर जो समस्या देश के अंदर आई और जिससे हमारे देश की जो, हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, उसकी जो मेडिकल की जो सुविधाएं थी वो उस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि अगर इस तरह की कोई बड़ी महामारी आ जाएगी तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो इसलिए सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की सुविधाओं को बढ़ावा देने का ये बात कही है। टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये एक नई योजना है, आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए केंद्र सरकार ने टीबी का नया अभियान शुरू, टीबी के खिलाफ देश में नया अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसकी मुख्य थीम क्या होगी, जिसका मुख्य नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है टीबी हारेगा देश जीतेगा। और 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने की कोशिश है। ये ऐसे सवाल भैया बहुत बार प्रश्नों में, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए कि उसका लक्ष्य क्या रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका जो लक्ष्य है वो 2025 तक देश को टीबी मुक्त करे जाने का रखा गया है। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक योजना अभी लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में जो है जो जेनरिक जो दवाइयां हैं उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर, बहुत सस्ते दामों पर, लगभग यूं समझ लीजिए आपकी कोई दवाई का 100 रुपया है तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वो दवाई लगभग 10 से 15 रुपए के अंदर ही मिल जाती है। तो ये इस योजना से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और उसकी संख्या, उसके केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की बात आज यहाँ की गई है। ये वास्तव में ही मेडिकल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला सवाल है महानरेगा से जुड़ेगा चारागाह, मछली पालन के लिए वित्त मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये देखिए किसानों के अनुसार एक जिला एक उत्पाद पर फोकस किया जाएगा, जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा, जिसमें जैविक खेती को बढ़ाए जाने की, बढ़ावा दिए जाने की बात सरकार ने यहाँ कही है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि KCC को 2021 के लिए बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाएगा। दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से नई योजना चलाई जाएगी। कब चलाई जाएगी ये इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी 1 साल की बात यहाँ करती है। अब वो भविष्य गर्भ में है, सरकार आगे क्या करेगी। महानरेगा के तहत चारागाह को लाया जाएगा,
ब्लू इकोनॉमी के तहत के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सरकार का अपना एक विजन है कि वो क्या करेगी। आगे देखिए, किसानों को दीनदयाल योजना के तहत दी जाने वाली मदद को भी बढ़ाया जाएगा, आपको ये भी देखना है। अगला है, किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है, और बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक 16 सूत्री फार्मूला दिया है, और 16 सूत्री फार्मूला में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि उससे वो देश के किसानों की आय को बढ़ाएंगे। आइए एक बार उनके 16 सूत्री फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहला उन्होंने यहाँ लिखा है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है, 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए। तीसरा है, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा और 15 लाख किसानों को ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचा है। सरकार ने अपनी पीछे की योजनाओं संबंधित यहाँ भी उनके बारे में बताया है। आगे है, सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। यहाँ भी सरकार ने किसानों के मार्केट को खोले जाने की बात कही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो कानून जो लाए गए थे उनमें भी इसी से संबंधित बातें की गई थी। अगला है, विमान से जाएगा किसानों का सामान। वित्त मंत्री का बड़ा बयान। वित्त मंत्री ने कहा किसानों का सामान जो है वो विमान से जाएगा। मुझे नहीं लगता कि काफी हद तक इसका कोई बड़ा खास बेनिफिट होने वाला है। आगे देखिए, फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके। खाद बीज, उसके जो खाद का जो बढ़ावा है, किस तरह से फसल के अंदर खाद दे, कैसे उससे बेनिफिट मिले, इस तरह की बातें यहाँ सरकार जो है कह रही है। देश में मौजूदा वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अंडर में लेगा और एक नई तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। जितने वेयर हाउस हैं देश में और भी वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा। वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि किसी एक प्राइवेट व्यक्ति को कहा जाएगा और वो यहाँ वेयर हाउस बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। ये इस तरह की बात यहाँ सरकार ने आज की है। महिला किसानों के लिए सरकार ने धन लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा। कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये इस तरह का जो कृषि उड़ान योजना, जिसमें वो हवाई जहाज की बात माननीय वित्त मंत्री जी करती हैं, ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि किसान और वो उसके सामान हवाई जहाज में लेकर के जाएं, ये कोई मतलब एक उचित नहीं लगता है। हालांकि ठीक है, सरकार ने ऊंचे सपने दिखाए जाने की कोशिश यहाँ की है, लेकिन अभी तक तो आधारभूत ढांचा जो है किसानों का वो भी मजबूत नहीं हुआ है। हवाई जहाज तक तो बात अपन बाद में करेंगे जब वहां तक पहुंचेंगे। अगला है कि दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी। ये ठीक है काफी हद तक कि इसकी स्पेशल, जैसे कि भी किसान रेल चलाई गई थी पिछले दिनों, तो ये ठीक है कि जब किसान के लिए ऐसी रेल और चलाई जाएंगी जिसमें दूध, मांस, मछली, इस तरह के जो सामान है जो खराब हो जाते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ऐसी जो है रेल की सुविधा देगी। ये बहुत अच्छा फैसला है। आगे है कि मोदी सरकार की अगुवाई में देश में बढ़ा एफडीआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से $284 बिलियन की एफडीआई आई, जिसने कारोबार को बढ़ाया। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, बैंकों में भी सुधार हुआ है, महंगाई काबू के अंदर है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% से घटाकर 10% किया जा सकता है। आय पर टैक्स की बात यहाँ, जबकि सरकार ने टैक्स तो मैंने पहले आपको बता दिया, टैक्स आपको सबको ध्यान है ही। 80C के तहत डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो सकता है। केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7% पर आ गया है। लोन की बात है। इस बजट में 3 बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक शेर पढ़ा था, आपको वो शेर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन, हमारा वतन दुनिया का सबसे प्यारा वतन। ये निर्मला सीतारमण ने ये शेर उन्होंने वहां पढ़ा। ये हमारा
जो बजट आज जो प्रस्तुत किया गया उसकी मुख्य मुख्य बातें थी। स्पीड थोड़ी मेरी ज़्यादा थी क्योंकि इसको थोड़ा जल्दी में ही आपको जल्दी जल्दी बताना था ताकि आपका समय भी जो है खत्म नहीं हो, और पीडीएफ हमने दे दी, आपको नोट करना ही नहीं था, और जो मेन मेन बातें आपको समझानी थी वो मैंने समझा दी। अब हम एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपनी स्लाइड्स देखें। सबसे पहले पहला देखिए, सबसे पहली स्लाइड है कि इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए। अब सबसे पहली स्लाइड है, कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इंफ्रा सेस लगाएंगे, यानी वही बात होगी मूर्ख बनाने वाली कि टैक्स लगा देंगे हम, और टैक्स लगा करके उसका लाभ किसानों को दे देंगे। तो वही वो किसानों को एक झूठे सपने दिखाने की बात है। यहाँ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया है। इन्हें आपको देखना है कि ऑटो पार्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे यह भी महंगा हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से महंगाई बढ़ने वाली बात यहाँ होगी। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी 2.5% लगेगा, जिसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे हो जाने की उम्मीद है, यानी 2.5% टैक्स और बढ़ा दिया गया कस्टम ड्यूटी यहाँ। तो अब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो भी महंगे हो जाएंगे, तो आपको इस बात को भी देखना है। अगला है, वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, जिन लोगों को पेंशन पर भी जो लोग टैक्स देते थे उन्हें अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देखना है, पेंशन से जो कमाई हो रही है। अगला है, टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड में देखिए, आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए। वित्त मंत्री जी कहती हैं जो 75 साल या इससे अधिक बड़े हैं उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने में छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। यानी जो आईटीआर होती है, आईटीआर, उस आईटीआर के अंदर सरकार जो है ये 75 वर्ष से जो बड़े लोग हैं उनको ये छूट देने की बात वित्त मंत्री ने कही है कि 75 साल से बड़े जो लोग हैं उनको अब आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी। अगला देखिए, अगला है कि पीएसएलवी C51 लॉन्चिंग पर काम हो रहा है। गगनयान योजना के तहत 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस में चल रही है। 2021 के दिसंबर में अनमैन्ड मिशन लाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनमैन्ड मिशन कब लाया जाएगा, 2021 में। और ये ट्रेनिंग गगनयान योजना के तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग रूस के अंदर चल रही है, बात भी आपको ध्यान रखनी है। रेलवे के रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पहले यहाँ सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर खूब पैसा खर्च कर रही है यहाँ। तो रेलवे के लिए तो सरकार ने 1,10,55 करोड़ का प्रावधान यहाँ सरकार ने किया है। और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ अलग से कर दिया गया है। तो आपको देखना है, एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया जाएगा। ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये उसी का बिल्कुल साफ किसान आंदोलन का यहाँ रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार ने एमएसपी बढ़ा के और उत्पादन की जो लागत है उसे 1.5 गुना करने की सरकार ने यहाँ बात कही है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट है आज का, और बजट के अंदर ही लिखा गया है। लेकिन एमएसपी के ऊपर कानून बनाए जाने की बात यहाँ नहीं कही गई है। किसान लगातार इसी बात के लिए लामबद्ध है कि भैया एमएसपी के लिए जो है एक कानून बनाएं और उस कानून के अंदर स्पष्ट लिखें, सारी बात स्पष्ट करें। तो सरकार ने ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार ने कहा है कि एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री जी हमेशा पहले भी अपने भाषणों में कहते थे कि हम किसान क्या है 2 गुना करेंगे, अभी यहाँ 1.5 गुना करने की बात हो गई है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ये घटा है कि बढ़ा है। अगला है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी। जो लोग इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए सरकार इस तरह की योजना लेकर के आई है। अगली स्लाइड देखते हैं। अभी आपको बताया था कि रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। इस बिंदु पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, एमएसपी वाले बिंदु पर हम बात कर चुके हैं, इस पे भी हम कर चुके हैं। एक अगला है कि अगली साल इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरू किया गया है। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिल गया है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा, वित्त मंत्री ने यह बात कही है स्वामित्व स्कीम के तहत। अगला है, दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10,500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे, इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्टेटमेंट दिया है। आगे देखिए, आगे अब इसको थोड़ा अलग से स्लाइडों में हमने रखा है, बस इन स्लाइडों को आपको देखना है। हमने बताया कि मोबाइलों के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई है,
तो 2.5% इसके अंदर टैक्स बढ़ गया है। तो 2.5% टैक्स बढ़ने से यहाँ जो है इसमें ये मोबाइल के जो उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो यहाँ क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो आपको इस बात को देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड देखिए, 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी। ये देखें आप इसको, ये देखिए 95% डिजिटल लेन देन, जो कंपनी 95% डिजिटल लेन देन कर रही है और 10 करोड़ का कारोबार कर रही है, उस कंपनियों को ऑडिट में छूट मिलेगी। अब उन्हें सीए से ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। उन कंपनियों को जो 10 करोड़ का कारोबार करती हैं और डिजिटल लेन देन 95%, क्योंकि 95% तक जो कंपनी डिजिटल लेन देन कर रही है वहां ऑडिट की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी यहाँ कुछ ब्लैक मनी का तो कुछ मामला रहेगा ही नहीं। इसलिए सरकार ने इसके अंदर 95% जो एक बिंदु रखा है और ये रख करके सरकार ने इस तरह की छूट देने की बात कही है। अगला देखिए, अगली स्लाइड देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अगला देखिए, आजादी के 75 साल में हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इनकम टैक्स जो आईटीआर भरने की जो बात थी वो सरकार ने यहाँ की है। अगली स्लाइड को देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का सरकार ने ऐलान किया है। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहली बार इस पे बात की है कि कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी है कि इतने रुपए हम जो है इसके लिए फंड के लिए देंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हिंदुस्तान ने कई कोरोना वैक्सीन जो है वो अपने देश के अंदर ही निर्माण की है और विभिन्न देशों के अंदर हम अपनी कोरोना वैक्सीन को भेज रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत, यानी कि आने वाले भविष्य के भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सपना है और बहुत अच्छा ये जो है हमारे देश की एक सुनहरी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि हम भी कोरोना की वैक्सीन, एक ऐसी महामारी में हमने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले बताया था मैंने आपको 2,217 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। अगला है, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिला है सड़कों का तोहफा। मैंने बताया था ना कि चुनाव के जो राज्य हैं उनमें सरकार विशेष तौर पर सरकार ने ध्यान यहाँ दिया है। अगला है, एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि एलआईसी के अंदर सरकार जो है वो अपने हिस्सेदारी को बेचेगी। तो यहाँ आपको इस बात को देखना है, एलआईसी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। कुछ हिस्सेदारी बेचने की बात सरकार ने कही है। 100 नए एग्रीकल्चर, ये इसमें थोड़ा करेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। 100 नए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान कर दिया गया है। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनाए जाएंगे जहां मछली के उत्पादन और उससे संबंधित व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है, जनगणना डिजिटल की जाएगी। डिजिटल पेपर पर 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव। तो ये जनगणना जो है वो डिजिटल तरीके से होगी इस बार। अगला बिंदु है, ये वायु प्रदूषण के लिए हम पहले बात कर चुके हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देश में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 2021 के बजट में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा हुई है। तो 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। राजस्थान में तो अब अलवर में भी खुलेगा, 3 सैनिक स्कूल हो जाएंगे अकेले राजस्थान में। अगला है कि लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेह लद्दाख के अंदर जो है सरकार अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है ताकि वहां के बच्चों को भी फायदा मिले और अन्य देश के बच्चे भी जो है वहां पढ़ने के लिए जाएं। राजस्थान का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो हमारा अजमेर में है, बांदर सिंदरी के अंदर है, नेशनल हाईवे 8 के ऊपर। अगला बिंदु देखिए, अगला है रेलवे के लिए हमने बता दिया कि 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। सड़क परिवहन की भी हम बात कर चुके हैं। अगली स्लाइड को देखिए, दाल की खरीदारी की बात हम कर चुके हैं। ये है, ये एक विशेष चीज है, आपको देखना है। काले रंग का गाउन पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस के सांसद जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह ओजला। इन्होंने जो है बजट भाषण का यहाँ विरोध किया है, ये आपको देखना था। तो इसलिए काले कपड़े पहन करके वहां, गाउन पहन करके वहां गए। वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों को 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रस्ताव किया जाएगा, ये वित्त मंत्री ने कहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, सरकार पहले 2 गुना की बात करती थी, किसानों के आय 2 गुना बढ़ाने की बात करती थी। यहाँ सरकार ने 1.5 गुना ज्यादा देने की बात कही है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि प्रयास किया जाएगा। देखो सरकार ने क्या कहा है कि प्रयास किया जाएगा, इसको आपको देखना है। अगला बिंदु है, किसानों को लागत से 1.5 गुना, मैंने बता दिया। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर 1,41,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ खर्च करने की बात की है। शहरों की व्यवस्था के ऊपर सरकार ने बात की है यहाँ, तो ये आपको ध्यान देना है इस चीज को। अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। चुनावी राज्यों के लिए बम्पर ऐलान, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मैंने पहले कह दिया था चुनाव के जो राज्य हैं उनमें सरकार ने खूब ध्यान दिया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 2030 में नई रेल योजना शुरू की जाएगी।
ये भविष्य के गर्भ में है कि 2030 तक ये सरकार रहती है या नहीं रहती है, वो भविष्य की बात है। लेकिन सरकार ने इस बजट भाषण में 2030 के सपने दिखाए हैं कि नई योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी। बजट भाषण पर हमने खूब अच्छे से हमने चर्चा की है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, कमेंट्स बॉक्स आप सबके लिए है, इसके अंदर आप लिख भेजिए और मुझे बताइए किस प्रकार की आपको समस्या है। विभिन्न क्लासें मैं लगातार आपको देता रहता हूं। बजट से संबंधित इस पूरे व्याख्यान में आपको कैसा महसूस हुआ वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजिए, और शेयर और सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे ही नहीं, इस बात का मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद और विश्वास भी है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।